बस्तर का रेड एक्शन दिल्ली को हिला के रख दिया है। 76 कुत्ते मारे हमने। भगवान अपनी सबसे कठिन लड़ाई अपने सबसे शक्तिशाली सिपाहियों को देता है। विपुल, अमृतलाल शाह, सुदीप्तो सेन और अदा शर्मा की फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी कल 15 मार्च को रिलीज होने जा रही है। इस तिकड़ी ने पहले द केरल स्टोरी जैसी बेहतरीन फिल्म दी है, जिसने केरल में ISIS के नेक्सस को पूरी तरह से उजागर किया था। ऐसे में साथ में ये अब बस्तर द नक्सल स्टोरी लेकर आ रहे हैं, जिसके दोनों टीजर, ट्रेलर और पोस्टर्स ने पहले ही खूब सुर्खियां बनाई हैं। इनके टीजर और ट्रेलर सोशल मीडिया में ट्रेंड होने लगे और सोशल मीडिया से लेकर लगभग सभी जगह पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में लेकर सभी जगह पर इसकी चर्चा होने लगी। ऐसे में अब दर्शकों के द्वारा फिल्म रिलीज का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। फिल्म के ट्रेलर में नक्सलियों द्वारा CRPF जवानों को मारने की दिल दहला देने वाली झलक भी है। इसके अलावा इसमें यह भी दिखाया गया है कि किस तरह से देश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जब नक्सल अटैक हुआ तो कुछ लोग इसका जश्न मना रहे थे। देश में कुछ जो समूह है वो कैसे नक्सलियों के नेक्सस के साथ जुड़े हुए हैं और यह मिलकर पूरा जो षड्यंत्र चल रहा है उसे उजागर करने की इस फिल्म में कोशिश की गई है। इंसानों को काटने के सीन से लेकर राष्ट्रगान के गानों पर बच्चों को जलाए जाने और राजनीतिक हस्तियों की गोली मारकर हत्या करने से लेकर निर्दोष लोगों को फांसी पर लटकाए जाने के सीन इस फिल्म के ट्रेलर पर हमने देखे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस फिल्म में क्या है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर, इस फिल्म के डायरेक्टर और इस फिल्म के लेखक क्या कह रहे हैं। देखिए इस खास स्टोरी पर। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। इस फिल्म को लेकर हमने फिल्म के प्रोड्यूसर से बात की, जिन्होंने काफी विस्तार से सभी चीजों की जानकारी दी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। बस्तर में भारत का झंडा लहराना एक जुर्म है। यह एक ऐसा डायलॉग है जो बस्तर द नक्सल स्टोरी के दूसरे टीजर में सभी के सामने आया था। इस डायलॉग के सामने आने के बाद पूरे देश में एक सनसनी मच गई थी और चूंकि हम आज रायपुर छत्तीसगढ़ में हैं और छत्तीसगढ़ में ही बस्तर है, तो इस डायलॉग को इस मूवी में क्यों शामिल किया गया, इस डायलॉग की क्या महत्ता है और यह जो पूरी मूवी है ये क्या कहती है, इसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ है इस मूवी के प्रोड्यूसर विपुल शाह जी। विपुल जी, आपका बहुत स्वागत है द नैरेटिव में। सबसे पहली बात, जिस डायलॉग से मैंने शुरू किया, ये डायलॉग कुछ ऐसा है क्योंकि चूंकि मैं रायपुर से हूँ, मैं खुद कई बार बस्तर गया हूँ, मैंने वहाँ के हालातों को देखा है और जो आप कह रहे हैं उसको मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी किया है। तो ये डायलॉग इतना हार्ड हिटिंग फिर भी मुझे लगा, मैं रायपुर का होने के बावजूद, बार बार बस्तर जाने के बाद भी। तो क्या ये पूरे जो देश से जो आपको प्रतिक्रिया इस डायलॉग के बाद जो मिली, आपने जो इस डायलॉग को सोच समझ के उसमें डाला, तो आपको लगता है कि आप बस्तर वैसा ही है जो इस डायलॉग में दिखाई देता है हमको? देखिए, हर प्रदेश में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, पर्टिकुलरली बस्तर जो कि पूरा एक नक्सल इन्फेक्टेड एरिया है, तो भारत का झंडा फहराने नहीं देते, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन इसके साथ बहुत सारे और भी प्रॉब्लम है, जैसे सड़क नहीं बनने देते, स्कूल बनाने की कोशिश होती है तो बम लगा के उड़ा दिया जाता है, अस्पताल नहीं बनने देते, पीने का पानी नहीं, पाइपलाइन नहीं बिछाने देते। तो अब देखिए, जैसे एक डेटा पब्लिश हुआ अभी कि इस साल 15 अगस्त को 19 गाँव में बस्तर में झंडा फहराया गया और उसे हम एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरह देखते हैं। लेकिन 3200 गाँव में झंडा नहीं फहरा सकते, तो 19 में फहराया, ये अच्छी शुरुआत है। लेकिन काम अभी बहुत बाकी है और आप सोचिए कि 3200 गाँव के लोग कितने डर के साए में जीते होंगे कि वो अपने देश का झंडा भी नहीं फहरा सकते, अपने देश की बात नहीं कर सकते। तो ये बहुत गंभीर समस्या है और लोग चौंक गए हैं, जिनको पता चल रहा है ट्रेलर के माध्यम से या पहले क्या ऐसा होता है, क्या बोल रहे हो, हमें तो पता ही नहीं था। लेकिन अब जब पता लग रहा है तो वो चौंक रहे हैं कि ओ माय गॉड, ये क्या है।
तो मुझे लगता है कि फिल्म जो पर्पस से हमने फिल्म बनाई है कि इसका मुद्दा भारत के सभी लोगों के सामने रखा जाए, तो वो कहीं ना कहीं ये डायलॉग के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है। जैसे कि आपकी इससे पहली फिल्म थी केरला स्टोरी, मैं उसे फिल्म कम और कहूँगा कि वो अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा ब्रांड था। क्या ये जो नक्सल स्टोरी है ये भी एक सिर्फ फिल्म ना होकर अवेयरनेस का बहुत बड़ा ब्रांड बनेगी? हमारी उम्मीद यही है कि ये फिल्म लोग इस तरीके से देखें और इसके बाद नक्सलवाद की जो समस्या है उसके ऊपर कोई खामोशी ना हो, कोई इसे दबा ना पाए, कोई इसे एक नैरेटिव में ये खो ना जाए। ये हमारे देश का बहुत बड़ा थ्रेट है और हमारे देश को इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। हमारे देश के कई लाखों गरीब लोग इसको भुगत रहे हैं, उनकी जिंदगियां, आप सोचिए NHRC की रिपोर्ट है 50,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है नक्सली वायलेंस में। और शहरों में बैठे हुए इंटेलेक्चुअल पैसे वाले लोग जो इस नक्सली हिंसा को जस्टिफाई करते हैं, उसे कवर फायर देते हैं, उन्हें एक हीरो की तरह प्रेजेंट करते हैं, उन्हें एक्सपोज करना उतना ही ज़रूरी है। तो ओवरऑल मैं खुद शॉक में हूँ कि जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो कितना कम जानते हैं लोग बस्तर के बारे में। तो अगर ये फिल्म लोगों को वो सच्चाई बता पाए और लोग इसके बारे में जागरूक हो जाएं और एक नेशनल डिबेट बन जाए, तो मैं मानता हूं कि हमारी फिल्म एक सफल फिल्म बनेगी। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि इसमें आपने नक्सलवाद को कई जगह माओवाद शब्द को उपयोग किया है, तो नक्सलिज्म को जो नक्सलबाड़ी है वहाँ से जोड़कर दिखाया जाता है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि कैसे माओइज्म का जो की आइडियोलॉजी है वो इससे जुड़ी हुई है। तो क्या फिल्म में हमें इसके जो भारत से बाहर के जो कनेक्शंस हैं, जो इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी है, वो सब भी हमको देखने को मिलेगी? बहुत कुछ देखने मिलेगा और कुछ चीज़ें जो हम क्योंकि 2-2.25 घंटे की फिल्म में हम एक लिमिटेड दायरे में बात कर सकते हैं, तो लेकिन 2.25 घंटे के दायरे में हमने ये जो पूरी इम्पोर्टेड आइडियोलॉजी है उसकी भी बात की है। कैसे हमारे लोग एक गलत आइडियोलॉजी को फॉलो करके हमारे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दे लिटरली वांट टू ब्रेक आवर नेशन। देश को बिल्कुल तोड़ना चाहते हैं, एक सिंगल पार्टी डिक्टेटरशिप लाना चाहते हैं, डेमोक्रेसी ख़त्म करना चाहते हैं। देखिए, डेमोक्रेसी में 7,000 प्रॉब्लम होंगे, लेकिन उससे अच्छा सिस्टम नहीं है। क्या हम चाइना की तरह रह पाएंगे जहाँ पता ही नहीं चलता कि कौन सा आदमी कब गायब हो गया और उसके साथ क्या हुआ, पता ही नहीं है, वो गायब हो गया इस दुनिया के पटल से। या तिनमियान स्क्वायर में 10,000 लोगों के ऊपर टैंक से अटैक करना, क्या ये सही है? क्या ये हमारे देश में आप चाहते हो कि इस प्रकार की सत्ता मिले? तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन कि मूवी में एक ट्रेलर में एक कैरेक्टर है जिसका लुक कहीं ना कहीं चे गुवेरा और फिदेल कास्ट्रो से मिलता है, तो उसके बारे में मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, चे गुवेरा एक बहुत बड़े आइकॉन थे लेफ्टिस्ट मूवमेंट के। उन्होंने बहुत सारी विद्रोह को जन्म दिया है और वो बहुत बड़े हीरो थे। लेकिन अगर आप उनकी ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि वो हकीकत में खुद कभी भी मैदान में उतरे ही नहीं। उन्होंने सिर्फ लोगों को भेजा। तो हम जानते हैं कि मरता तो हमेशा गरीब ही है। तो मुझे लगा कि उस डुप्लिसिटी जिस कैरेक्टर के अंदर है, जिसको लोग इतना बड़ा हीरो मानते हैं, उनको अगर किसी तरीके से हमारी फिल्म के कैरेक्टर के अंदर इनरोल करके पेश किया जाए तो एक बहुत जिसे कहते हैं कि एक मार्मिक पॉइंट हम रेस कर पाएंगे। इसलिए हमने उस लुक को चे के बहुत नज़दीक रखा है। द केरल स्टोरी के पीछे की टीम की एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली और असल जीवन पर आधारित इस फिल्म को देखने के लिए सभी लोगों के बीच काफ़ी उत्सुकता है। ट्रेलर में मेकर्स ने इसकी एक झलक जो दिखाई है वह कहीं ना कहीं सच्चाई के काफ़ी नज़दीक है और बड़े पर्दे पर इसके रिलीज होने के साथ ही हम सभी यह जानने वाले हैं कि ये माओवादी आतंक, नक्सल आतंक किस तरह से देश को प्रभावित कर रहा है। और इसी सच्चाई को हमारे सामने बताया है फिल्म के लेखक अमरनाथ झा ने। अमरनाथ झा स्वयं कभी नक्सली संगठन से जुड़े हुए थे। आइए देखते हैं उन्होंने फिल्म की कहानी पर
क्या कहा है। भी इस फिल्म के बाद जैसे मैं कहूँगा कि जैसे द केरला स्टोरी थी, वो एक फिल्म नहीं थी, मैं कहूँगा कि वो एक अवेयरनेस का बहुत बड़ा ब्रांड था। तो क्या बस्तर जो नक्सल स्टोरी है, ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये भी अवेयरनेस का एक बहुत बड़ा ब्रांड होने वाला है। अच्छा सवाल है आपका। दरअसल है क्या, मेरे दिमाग में भी कुछ प्रश्न रहे हैं, क्योंकि मैं हिस्सा में रहा और फिर अलग हुआ, लेकिन फॉलो तो ऑफकोर्स करते ही रहते हो क्या हो रहा है। तो मेरे दिमाग में ये सवाल रहा, जो मैं पड़ताल करने की कोशिश इस अपने फिल्म में भी की है, कि ऐसा कौन सा इकोसिस्टम है कि माओवादी को बचा रहा है। हमने पंजाब क्लीन कर लिया ना, हमने नॉर्थ ईस्ट को सेटल कर लिया ना, तो ऐसा क्या है कि ये लोग 50 साल तक तो कोई टिक ही नहीं सकता है। 50 साल तक क्यों टिके रहेंगे? बंदूक लेके हमारे ही देश में, हमारे देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके पीछे कोई ना कोई इकोसिस्टम है जो उनको हमारे सिक्योरिटी फोर्स की ताकत से इम्यून करती है। वो WBC क्या है ना, मुझे वो चिन्हित करना था कि वो कौन सा WBC उनको मिल रहा है जो फाइट कर रहा है, जो मदद कर रहा है उनको टिके रहने में। तो उस वो पड़ताल मेरे लिए भी था, जो बहुत एक्साइटिंग लगा मुझे। हमने इसमें पड़ताल किया। फिल्म देखो, आपको कुछ मिलेगा आपको। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे कि जो बस्तर द नक्सल स्टोरी, चूंकि आप नक्सल विषय पर आपका गहन अध्ययन और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में कहूँगा आपका है, तो क्या इस टॉपिक पे आप आगे भी कुछ और लिखने वाले हैं, कुछ बनाने वाले हैं किसी चीज में? कोई ऐसा प्रोजेक्ट, आपकी कोई इच्छा कि इसमें ऐसा कुछ करना तो आप, मैं देखिए, काल्पनिक चीजें लिखना काफी आसान होता है। मैं चाहूँ प्रोड्यूसर से मुझे बोले काल्पनिक चीजें लिखो, कोई टेंशन नहीं, अच्छे अच्छे कैरेक्टर बनाओ, सत्य घटना में लिखने में मजा आता है, लेकिन काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी टफ होता है। तो आगे आएगा तो मैं करूंगा, लेकिन मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा, नई चीज करना चाहूंगा, नए पर्सपेक्टिव में करना चाहूंगा। लेकिन काल्पनिक कहानी लिखने का अलग मजा है, क्योंकि आप उसमें कोई बंदिश नहीं होती, आप जो चाहो कह सकते हो, कर सकते हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ जी। ये हमारे साथ अमरनाथ झा जी थे, जो द नक्सल स्टोरी फिल्म के स्क्रीन राइटर हैं, और काफ़ी गहन अध्ययन और फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस के बाद इन्होंने इस पूरी पटकथा को लिखा है। इनके अलावा हमने फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन से भी बात की, सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं अपनी इस फिल्म को लेकर। दादा, ये इस मूवी में जिस तरह से आपने 2010 की ताड़मेटला घटना को दिखाया, उसके बाद घरों में आग लगने वाली घटनाओं को दिखाया, GNU में कुत्ते मारे गए, ऐसे डायलॉग्स हैं, तो ये जो घटनाएं हुई इसको लेकर आपका पूरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा, जो पूरी रिसर्च रही, उसमें आपने बस्तर को क्या पाया है? नहीं, बस्तर तो मतलब बस्तर के ऊपर जब मैं आने लगा तब तो मेरा ह्यूमन इंटरेस्ट था। इतने रीच इसकी हिस्ट्री है। मतलब बस्तर की जंगलों में आपको आर्किटेक्चर मिलेगा, छोटे छोटे स्कल्पचर मिलेगा, इतना पुराने आर्किटेक्चर है। तो इंटरेस्ट तो ह्यूमन इंटरेस्ट तो था ही, लेकिन जानने लगे तो पॉलिटिकल इश्यूज सामने आने लगा। तो वही मेरा वो था, इंटरेस्ट था कि जाने की यहाँ पे ऐसा क्या है। तो आपने इतने सारों का जैसे रिसर्च किया, आपने बताया अमरनाथ जी आपके साथ थे जो खुद फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है उनका संगठन का, तो इन सारी चीज़ों के बाद जब आप मूवी बना रहे थे तो आपको लगा नहीं कि उस नक्सल ऑर्गेनाइजेशन से कुछ खतरा हो सकता है, वहाँ पे कुछ चीज़ें खतरा के बारे में मैं कभी नहीं सोचता। मैं कभी नहीं सोचता खतरा के बारे में। मुझे लगता है कि मुझे फिल्म बनाना चाहिए, बताना चाहिए, तो मैं करता हूँ। बाद में देखा जाएगा कि खतरा है या नहीं है। यह एक ऐसी फिल्म है जो दशकों के माओवादी आतंक की सच्चाई को सामने लाने वाली है। बस्तर इसके मुख्य केंद्र में है और यह फिल्म माओवादियों के सभी नेक्सस को बेनकाब करने वाली है। यह थी बस्तर द नक्सल स्टोरी पर द नैरेटिव की एक एक्सक्लूसिव स्टोरी, जिसमें हमने आपको परिचय कराया इस फिल्म के लेखक से, इस फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर से, जो बता रहे थे अपनी फिल्म के बारे में और इस फिल्म को लेकर जो उनका दृष्टिकोण था और इस फिल्म में किन किन चीजों को उन्होंने किन किन कारणों से रखा है। ऐसे ही एक्सक्लूसिव स्टोरीज को देखने के लिए आप देखते रहें द नैरेटिव। पूरे बस्तर में से आप कोई भी गांव सेलेक्ट करिए और चलिए मेरे साथ बिना सिक्योरिटी के, और देखते हैं वहां से जिंदा वापस कौन लौटता है, आप या मैं। गांव वाले डिसाइड करेंगे निर्दोष कौन है और गुनहगार कौन है। दम। जय हिंद।